हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम के ऊपर। क्या आप बार्टर सिस्टम के बारे में जानते हैं? नहीं ना? तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल के अंदर आपको बार्टर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं और साथ साथ आपको ये भी समझाऊंगा कि किस तरह से मनी सिस्टम ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को दूर किया। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। तो जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक ताकि हम ये तमाम चीजें जान सकें। सबसे पहले जान लेते हैं बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन को कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम एक कदीम जमाने का एक सिस्टम था जब मनी सिस्टम वहां पर मौजूद नहीं था। तो लोग क्या करते थे? तो लोग ये करते थे कि अपने पास जो चीज होती थी वो दूसरे को देके दूसरे से जरूरत की चीज ले लिया करते थे। तो एक्सचेंज करते थे गुड्स को, अपनी गुड्स को दूसरी गुड्स के साथ। तो ये एक सिस्टम बन गया जिसको हमने कहा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी मुश्किलात थी। हम बारी बारी कुछ डिफिकल्टीज जो थी, उसकी प्रॉब्लम्स थी, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी बार्टर सिस्टम की वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि दो डिफरेंट लोग जो आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, उन दोनों की अपनी जरूरत भी हो उस चीज को लेने के लिए। तो आपके लिए ये लाजमी था कि आप ऐसे शख्स से ढूंढें जिसको आपके पास जो चीज मौजूद है उसकी जरूरत हो। अगर हम एग्जाम्पल से जानना चाहें तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखें, लिखा हुआ है कि एक फार्मर है, वो गंदुम पैदा करता है। अब उसके पास जो है वो गंदुम है। अब उस फार्मर को शूज चाहिए। तो वो शू मेकर के पास जाता है और वो कहता है कि मेरे पास ये गंदुम एक्स्ट्रा है, आप ये ले लो और मुझे मेरी जरूरत की चीज शूज जो है वो दे दो। अब अगर शू मेकर को गंदुम की जरूरत होगी तभी वो एक्स्ट्रा शूज उस फार्मर से एक्सचेंज करेगा। यानी कि दोनों की बराबर की वारंट्स होनी चाहिए। तो ये कहलाता है डबल कोइंसिडेंस, जो कि एक बहुत मुश्किल मरहला होता था कि आपको मतलूबा शख्स जो है ढूंढना पड़ता था जो आपको आपकी मतलब की चीज दे भी दे और आपके पास एक्स्ट्रा चीज उससे ले भी ले। तो ये प्रॉब्लम थी। अब जब मनी सिस्टम आया तो मनी सिस्टम ने ये प्रॉब्लम को दूर कर दिया। कैसे दूर किया? मनी एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप जो भी बाय करें, आप जो भी सेल करें, उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू की आप मनी को दे दें। करंटली आप देखें, आप मार्केट जाते हैं और जो आपको चीज पसंद आती है आप उसको मनी पे करके वो चीज एक्सचेंज में वो आप ले लेते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। दूसरी प्रॉब्लम क्या है जो बार्टर सिस्टम में थी? वो थी नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कि बार्टर सिस्टम में कोई फिक्स वे नहीं था, कोई जरिया नहीं था जिससे आप किसी भी गुड्स को मेजर कर सके कि इसकी वैल्यू ये है और दूसरी गुड्स की वैल्यू ये है। क्योंकि मनी सिस्टम नहीं था ना, तो ये प्रॉब्लम वहां पर फेस करनी पड़ती थी कि आपके पास लेट्स सपोज कितने चावल के बैग्स होंगे जिसके बदले एक काऊ आएगी। कोई मेजरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी जो कि फेस करनी पड़ती थी तमाम लोगों को, क्योंकि मनी सिस्टम नहीं था। लेकिन जैसी मनी सिस्टम आया तो मनी ने बार्टर सिस्टम की इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। और मनी सिस्टम के जरिए से, यानी कि उसके जो एक फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट, उसके जरिए से ये प्रॉब्लम दूर हो गई। मौजूदा दौर में आप किसी भी चीज को खरीद सकते हैं उसकी वैल्यू के लिहाज से। मिसाल के तौर पे एक चीज अगर 100 रुपए की है तो आप जस्ट 100 रुपीज देंगे उसको और वो चीज परचेज कर लेंगे। और वो कोई चीज अगर 500 की है तो आप उसी वैल्यू की मेजरमेंट के लिहाज से उसको 500 रुपीज देंगे। ये तमाम के तमाम फंक्शंस ऑफ मनी की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मनी के कौन कौन से फंक्शंस हैं तो मेरी ये वाली वीडियो आप जरूर देखें। इसमें मैंने बहुत आसानी के साथ आपको समझाया हुआ है कि मनी के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और मनी किस तरह परफॉर्म करती है उन तमाम फंक्शंस को। एक और प्रॉब्लम थी जो कि बार्टर सिस्टम को फेस करनी पड़ती थी, वो है इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स होती थी उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। आपको ऑल इन ऑल आपको ट्रेड करना पड़ता था दूसरे शख्स के साथ। मिसाल के तौर पे आपको जो है वो स्मॉल ट्रांजेक्शन करनी होती थी तो आप नहीं कर सकते थे। के तौर पर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस चाहिए और आप वो राइस किसी कारपेंटर को देना चाहते हैं और कारपेंटर से आप टेबल हासिल करना चाहते हैं। तो कारपेंटर आपको थोड़े से चावल के बदले हो सकता है आपसे ट्रेड ना करे, आपको टिप बना के ना दे। तो इस तरह से आपकी एक गुड्स जो है वो एक्सचेंज नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है बार्टर सिस्टम में फेस करनी पड़ती थी। लेकिन मनी ने इसको रिजॉल्व कर दिया। कैसे रिजॉल्व कर दिया? मनी के अंदर ये फंक्शन में ये क्वालिटी है कि वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है इजिली।
डिविजिबल होती है और स्मॉल ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 100 रुपीज है तो उस 100 रुपीज को आप 20 20 के साथ 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह वही 100 रुपीज को आप 10 रुपीज के साथ 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी की क्वालिटी मनी के अंदर थी, जबकि बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। अगली एक और मुश्किल थी वाटर सिस्टम में, वो क्या थी? स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ को आप लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे फिजिकली। मिसाल से समझते हैं इस बात को। मिसाल के तौर पर एक फार्मर है जो कि वो गंदुम को उगाता है। अब गंदुम को उगा के बहुत सारी गंदुम वो अपनी जरूरत के लिहाज से सेल कर देता है, लेकिन कुछ गंदुम जो है वो बचा के उसको महफूज रखना चाहता है, ताकि फ्यूचर में उस गंदुम को इस्तेमाल कर सके। तो वो बहुत लंबे अरसे के लिए अपने फ्यूचर टाइम के लिए उस गंदम को स्टोर नहीं कर सकता। शॉर्ट टाइम के लिए तो वो कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में कि आप वेल्थ को अपनी लंबे अरसे तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन मनी सिस्टम ने इस वाले सिस्टम को बार्टर के फ्लॉप कर दिया। कैसे कर दिया? मनी सिस्टम के अंदर ये क्वालिटी है कि वो वैल्यू को स्टोर कर सकती है लंबे अरसे तक के लिए। मिसाल के तौर पर आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं और अपनी सेविंग को बैंक में रखवाते हैं, तो आप कई सालों तक चाहें तो उस पैसे को बैंक में महफूज रख सकते हैं। आ जाए अगली प्रॉब्लम पे। बार्टर सिस्टम के अंदर डेफर्ड पेमेंट की बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी कि आप आज कोई चीज खरीदें और चाहें कि भाई उसकी पेमेंट मैं आपको बाद में कर दूंगा। तो ऐसा उस वक्त नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट एक्सचेंज था। आपको कोई चीज चाहिए तो अपनी चीज दूसरे को दें और फिर दूसरी चीज लें। इसके बगैर डीलिंग होती नहीं थी। फिर फर्ज करें कि आप मछलियां पकड़ने का कारोबार करते हैं, फिशरमैन हैं, और आपका एक दोस्त है जो कि फार्मर है। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई आप उससे चावल खरीदें। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं उसको जो मछलियां दें वो अभी आपके पास नहीं है, वो आप नेक्स्ट वीक में उसको फिश दें। तो आप दोस्त के पास गए, आपने कहा कि आप मुझे राइस अभी दे दो और मैं आपको मछलियां जो है वो एक हफ्ते बाद पहुंचा दूंगा उसी चावल के बदले में। अब चूंकि उस वक्त फ्यूचर पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आपका दोस्त आपको मना भी कर सकता है। वो कह सकता है नहीं, आपको मुझसे राइस चाहिए तो आपको अभी फिश मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी डायरेक्ट एक्सचेंज के नतीजे में, जो कि बार्टर सिस्टम में था। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी बार्टर सिस्टम में लोगों को। लेकिन जब मनी सिस्टम आ गया तो ये प्रॉब्लम दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? मनी ने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को अलाउ कर दिया। यानी कि आप आज कोई चीज खरीदें और उसकी पेमेंट बाद में आप कर सकते थे। लेट सपोज इंस्टॉलमेंट के जरिए से आप कोई अपनी एक गाड़ी, बाइक, घर खरीदें और उसकी इंस्टॉलमेंट फ्यूचर टाइम में करते चले जाएं। तो एक चीज आप आज खरीद के पेमेंट बाद में करें। तो ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जो फैसिलिटी है, ये आपको मनी सिस्टम ने दे दी है। अगली प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। कि आप बहुत हैवी और बल्की आइटम जब ट्रेड करते थे, समटाइम आपको इनकन्वीनियंट फेस करनी पड़ती थी। कैसे? मिसाल के तौर पर एक फार्मर है, उसको उसके पास काव है, वो काव एक्सचेंज करना चाहता है टूल्स के साथ। अब वो टूल्स के साथ एक्सचेंज करना चाहता है तो डेफिनेटली वो काव लेके जाएगा और ब्लैक स्मिथ से बात करेगा कि आप ये काव ले लें और इसके बदले मुझे टूल्स दे दें। अगर ब्लैक स्मिथ ने आपको टूल्स दे दिए काव के बदले दे तो ट्रेडिंग तो हो जाएगी। लेकिन अगर वो मना कर दे आपको कि नहीं मुझे काव की जरूरत नहीं है, मुझे तो किसी और चीज की जरूरत है, तो मैं अपने टूल्स आपके साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर वो फार्मर को अपनी काव को लेके रिटर्न होना पड़ेगा अपने एरिया में जहां से वो लेके काव को चला था। तो ये ट्रांसपोर्टिंग का गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना भी एक प्रॉब्लम थी। लेकिन मनी ने ये सिस्टम बहुत इजीली रिजॉल्व कर दिया। तो मनी की एक क्वालिटी थी कि वो पोर्टेबल होती है और इजी टू कैरी होती है। इवन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट भी आप इजीली कहीं से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मार्केट गए, आपको कोई चीज पसंद आ जाती है, आप उससे बात करते हैं, उसके प्राइस को सेट करते हैं और वो चीज ले लेते हैं। उसके अगेंस्ट आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट करके मोबाइल फोन से आप उसको पे कर सकते हैं। तो मनी ने ये प्रॉब्लम दूर कर दी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी मनी सिस्टम से रिजॉल्व हो गई। अब हम जान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड मनी की। यहां तक हमने बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी और उसकी जो मनी की ने किस तरह से रिजॉल्व किया वो हमने जान लिया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। यानी कि जो गुड मनी होगी उसकी ये खुसूसियत या खासियत होनी चाहिए
कि वो पब्लिक के अंदर आसानी से एक्सेप्टेबल हो। यानी कि आप कोई चीज परचेज करें मार्केट के अंदर और ये मनी आप उस शॉपकीपर को दें, तो शॉपकीपर इजिली वो मनी को एक्सेप्ट कर ले। मिसाल के तौर पे यूएस डॉलर जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन जो शेल्स और स्टोन्स वगैरह हैं, पत्थर वगैरह, ये एक्सेप्ट नहीं किए जाते किसी भी गुड्स के एक्सचेंज में। दूसरी जो क्वालिटी जो गुड मनी सिस्टम में होनी चाहिए वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि करेंसी के अंदर, मनी के अंदर एक इस्तेहकाम हो, एक ठहराव हो। बहुत ज्यादा जो मनी है, जो करेंसी की वैल्यू है, वो फ्लैक्चुएट ना करे, फ्रिक्वेंटली फ्लैक्चुएट ना करे। तो अगर कोई करेंसी फ्लैक्चुएट नहीं करती, जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है यूएस डॉलर जो है एक स्टेबल करेंसी है, अगर हम कंपेयर करें तो डेवलपिंग कंट्री के साथ, जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनकी करेंसी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, वो फ्लैक्चुएट कर रही होती है बहुत ज्यादा। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो गुड मनी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है जो गुड मनी की क्वालिटी में आता है, वो आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी से मुराद आप इजली मनी को मूव कर सकें वन प्लेस टू अदर प्लेस, और वो लाइट वेट हो और इजी टू कैरी हो। मिसाल के तौर पे जैसे लिखें आप, जो डिजिटल मनी होती है वो इजीली आप कैरी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल पेमेंट्स हैं, डेबिट कार्ड है, ये आप आसानी से मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड। जो चौथी क्वालिटी होनी चाहिए गुड मनी सिस्टम में वो है उसकी पहचान, कि उसको आसानी से पहचाना जा सके, उसके कलर के लिहाज से, उसके सिक्योरिटी फीचर के लिहाज से, उसके डिजाइन के लिहाज से वो दूसरी करेंसी से, दूसरी मनी से डिफ्रेंशिएट हो। मसलन अगर आप देखें कि आपकी मुल्क की करेंसी का जो 100 का नोट है, अगर वो 10 लोगों के पास है या 100 लोगों के पास है, इवन 1000 लोगों के पास है, तो वो एक जैसे डिजाइन, एक जैसे कलर, एक जैसे सिक्योरिटी फीचर के साथ होगा। और 100 के बाद अगर वो नोट 500 का है, तो अगर वो 500 लोगों के पास भी होगा, तो वो सेम नोट होगा अपनी सिक्योरिटी, कलर और शेप और डिजाइन के लिहाज से, और वो पहचाना जाएगा, वो नोट पहचाना जाएगा दूसरे तमाम नोट के मुकाबले में। तो उसकी पहचान करेंसी की होनी चाहिए। जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है वो है डिविजिबिलिटी। अच्छी मनी सिस्टम में ये क्वालिटी होती है कि वो मुख्तलिफ पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सके। जैसे कि 100 रुपीज है, आप इसको डिवाइड करना चाहें तो 50 रुपीज के दो नोट बन सकते हैं। अगर 20 में डिवाइड करना चाहें तो 20 के 5 नोट बन सकते हैं। अगर आप 10 में डिवाइड करना चाहें 100 को, तो 10 के 10 नोट बन सकते हैं। और अगर आप 5 रुपीज में डिवाइड करना चाहें तो वहाँ पे 20 नोट बन सकते हैं। और 1 रुपी में डिवाइड करना चाहें तो ऐसे 100 नोट हो सकते हैं। और अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से आप इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि पायदार हो। आप करेंसी को अगर लंबे अरसे के लिए महफूज रखते हैं, तो वो जब आप उसको रिज्यूम करते हैं, उसको इस्तेमाल के लिए दोबारा निकालते हैं, तो वो पैसे उसी शेप के अंदर होते हैं, उसकी लंबे अरसे तक आप उसको महफूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, पेपर मनी एंड क्वाइंस आर ड्यूरेबल। जबकि जो फ्रूट्स होते हैं, पेरिशेबल जो गुड्स होती हैं, उसको आप लंबे अरसे के तौर पे महफूज नहीं कर सकते, इसलिए वो मनी सिस्टम कैटेगरी में नहीं आती। तो भी बस ये थी आज की वीडियो। यकीन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तमाम कॉन्सेप्ट। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।